नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। अभी हम ये समझेंगे आज ये जो इतने सारे छापे पड़ रहे हैं इनका मतलब क्या है। हम लोग आम तौर पे छापा पड़ रहा है, कुछ लोग जो मोदी जी के समर्थक हैं वो ये सोचते हैं कि वाह, मोदी जी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, कितने बड़े योद्धा हैं, कितने बड़े पराक्रमी हैं। जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं अन्याय कर रहे हैं, ये हमारे साथ जो है वो जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। कोर्ट में अदालत में मामला जाता है, अदालत से सुनवाई होती है, वहाँ से भी यही बात होती है कि आप इनकी सुनवाई क्यों करना चाहते हो, आप इनकी जमानत क्यों चाहते हो, और आपने इनके कागज क्यों नहीं निकाले, आपने ये क्यों नहीं निकाला। सब तकनीकी तौर पे बातचीत होती है, ईडी की थोड़ी फटकार लग जाती है, थोड़ी जांच पड़ताल हो जाती है, कुछ हो जाता है। और इस देश में बड़े बड़े अदालतों में सेक्सटॉर्शनिस्ट के केस भी हमारे सामने आए हैं और उनके ज़रिए कौन कौन से फैसले कराए गए थे सेक्सटॉर्शन से, वो भी हम जानते हैं। लेकिन हम उन सब में जानना नहीं चाहते हैं। हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, संजय सिंह की गिरफ्तारी है या पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, इनके पीछे, इनके साथ इसका मतलब क्या है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए, मेरे और आपके लिए, आप भारतीय जनता पार्टी वाले हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, या आप आम नागरिक हो सकते हैं, कांग्रेसी हो सकते हैं, लेकिन हम सब के लिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये इसको सरल तरीके से समझेंगे और ये पूरा खेल समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। संजय सिंह जेल जा रहे हैं, पत्रकार जेल जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपके आसपास इस तरह की हो रही हैं। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दक्षिण में किया जा रहा है, कर्नाटक में किया जा रहा है। आज मैं संजय सिंह की बात करूंगा तो तमिलनाडु वाले छूट जाएंगे क्योंकि वो डीएमके पार्टी के हैं, उदयनिधि मारन वाली के। कर्नाटक वाले छूट जाएंगे, कर्नाटक में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। तो ये सब सिलसिला एक एक करके चल रहा है। आपको याद होगा किस तरह से 1.5 ग्राम 2 ग्राम गांजे की पुड़िया रख रख के फिल्म अभिनेताओं को लगातार कितने चक्कर लगवाए गए थे एक दफ्तर में। और उन सारी चीजों के बीच में, उन सारे मामलों के बीच में एक मूल विचार उभरता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी दमदार पार्टी है कि ये किसी की भी चटनी बना सकती है। लेकिन थोड़ा मैं जो सोचता हूं एक आम आदमी के तौर पे, मैं आऊँगा अभी कि किस तरह से संजय सिंह का केस हुआ, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, बाकी चीज़ें क्या है। लेकिन उससे पहले जब हम ये समझ लेंगे तो हमको चीज़ें आगे और समझने में आसानी होती है। मैं आपको, अपनी दुकान है मेरी, वो मैं आपको सौंपता हूँ कि भैया आज से 1 साल के लिए इस दुकान के मैनेजर आप हैं। तो मैनेजर होने के बाद अगर दुकान में रखा हुआ जितना भी सामान है, उस सामान को आप अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। जैसे कि दुकान के गल्ले में जो पैसे हैं उसको ब्याज पे चढ़ा के आप पैसे बनाने लग जाएं। अगर दुकान बंदूक की है तो आप बंदूकें जो हैं अपराधियों को किराए पे देने लग जाएं, या वो बंदूक लेकर आप रोज डकैती करने चले जाएं या कोई और काम करने चले जाएं। तो होगा क्या, तो आप जो है वो लेके आपकी बंदूक की दुकान से बंदूक जाने लगे, डकैती करने लगे। आप कहेंगे भाई हमने तो तुम्हें बंदूकें दी थी, दुकान दी थी संभालने के लिए, ये दुकान का दुरुपयोग कैसे करना। तो मैंने आपको कोई ताकत दी, कोई आपको काम दिया, कोई जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का अगर आप दुरुपयोग करने लग जाएं। अब ईडी क्या है? ईडी दुकान पर रखी हुई बंदूक है जो मैंने आपको दुकान संभालने को दी। ईडी एक सरकारी उपक्रम है जिसको संविधान के अनुरूप चलाया जाना चाहिए, और ईडी के जो अधिकारी हैं उनको शपथ लेते हैं वो इस बात की कि वो जो कुछ करेंगे संविधान के अनुरूप करेंगे। लेकिन जब कोई ऐसी सरकार आ जाती है तो एक करप्ट गठबंधन हो जाता है। ऐसी सरकार आ जाती है का मतलब ये नहीं कि यही वाली ऐसी है, एक भ्रष्ट गठबंधन हो जाता है। भ्रष्ट गठबंधन सिर्फ रुपयों का लेन देन भ्रष्टाचार नहीं, अगर कुछ लोगों को लगता हो। इस गठबंधन में मतलबी अफसर नेताओं के पीछे पीछे घूमते हैं और नंबर बनाते रहते हैं, और हालत यह है कि उन्हीं नेताओं का राजकाज चलता रहे, इसके लिए उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जाते हैं, और वो नेता अवैध तरीके से आपकी दुकान की बंदूकें ले जाकर लूट मार करते हैं। सीधी सी बात यह है कि इस देश की पुलिस और इस भारत बहुत शक्तिशाली देश है,
जो मैनेजर रखा है मैंने दुकान पे, वो बंदूक तो क्या, वो तमंचा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन भारत जैसे शक्तिशाली देश की जिम्मेदारी इस देश के मालिकों ने जब सौंप दी है, तो उसका इस्तेमाल अगर कोई नागरिकों के खिलाफ अपने निजी हित के लिए करने लगे, अपने फायदे के लिए करने लगे, तो फिर वो समस्या खड़ी होती है जो हम अपने सामने देख रहे हैं। अब आप जो हैं वो इस तरह से देखिए कि इस देश की बहुत बड़ी ताकत है, इस देश की फौज है, इस देश की पुलिस है, इस देश की एजेंसियां हैं, और वो सारी की सारी एजेंसियां, पुलिस इस देश के काम आने के लिए हैं। दुकान पे जो बंदूक रखी है वो दुकान पे बंदूक बेचने के लिए है, और सिक्योरिटी गार्ड के पास जो बंदूक है वो दुकान की रक्षा करने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी बंदूक लेके गार्ड रोज निकल जाए और वहां खड़ा हो जाए चौराहे पे और लोगों को, आते जाते लोगों को अड़ा दे बंदूक, या फिर कुछ और इसलिए इस देश में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। न्यायपालिका में धीरे धीरे नंबर लगता है, लंबी सी लिस्ट है, सुनवाई होती है। कितने मामलों में रात को 12 बजे उठ के अदालत सुनवाई कर सकती है, किसी की जान का सवाल हो उठ जाएगी। अब पता चलता है कि इस तरह से बहुत सारे मामलों में सरकार के पास क्या है, अथाह संसाधन है, और कार्यपालिका में जो अधिकारी हैं जो अपने अपने चक्कर में रहते हैं, यार मैं बना लूं कुछ, इतना बना लूं, उतना बना लूं, रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग मिल जाए, मुझे बंगला ना छोड़ना पड़े जो मुझे सरकारी मिला हुआ है, इस चक्कर में वो अपनी संविधान की शपथ भूलकर सरकार के साथ लगे रहते हैं। और ये करने के कारण हो ये रहा है कि जो म्यांमार में हुआ था हमारे बगल में, वहां की सरकार ने अपने ही नागरिकों पे हवाई हमले किए थे। तो जो सत्ता की ताकत हम लोकतंत्र के जरिए इस सरकार को देते हैं, वो ताकत अगर वो निजी हित में इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उस ताकत का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करे। एक मिनट के लिए आप लूटमार करने वाला उदाहरण छोड़ दें, किराएदार से आपको मकान खाली कराना है, आप मेरी दुकान पे मैनेजर है, आप दुकान से 4 बंदूकें उठा के ले गए, या कुछ और, तो वो एक खतरनाक चलन है। अब बात आती है संजय सिंह की केस की। जो कहानी सामने आ रही है संजय सिंह के मामले में, वो बताती है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है। इस पॉलिटिकल गेम से एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं, और संजय सिंह की गिरफ्तारी, पत्रकारों को उठा के पूछताछ करना, प्रवीर पुरकायस्थ न्यूज़ क्लिक वाले की गिरफ्तारी, और इसके साथ साथ बहुत सारे दिल्ली के दंगों के मामले, किसान आंदोलन के मामले, सीए के मामले, इन सारे मामलों को उठा के कुछ खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है, जिसको आगे हम समझेंगे। लेकिन संजय सिंह के केस में जो थ्योरी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि तेलंगाना में और आंध्र में जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को अभी पिछले दिनों देखा होगा आपने, उनके खिलाफ एक्शन हो गया, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक्शन हो गया, और चंद्रबाबू नायडू के साथ में मोदी जी का गठबंधन था, और मोदी जी ने जो वहाँ सरकार में बैठे हुए हैं वाईएसआर रेड्डी, उनके साथ में बीजेपी ने अपनी सेटिंग कर ली, अपना गठबंधन बना लिया, और अब बीजेपी उनके साथ ही रहेगी। जाना था एनडीए के साथ में, गठबंधन पहले से था, कहना थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन तो टीडीपी को किनारे करके चंद्रबाबू नायडू को झटका देके बीजेपी ने वाईएसआर के साथ गठबंधन किया, और उनके साथ में जो जगन हैं, वाईएसआर के चीफ हैं जगन रेड्डी, उनके करीबी हैं एमएस रेड्डी, और उनके बेटे हैं राघव। ये लोग भी शराब घोटाले में लपेटे गए थे इन लोगों के साथ, जो दिल्ली वाले हैं, सिसोदिया है, संजय सिंह है, वगैरह वगैरह। अब ये जो लपेटे गए हैं, इनको कैसे बचाया जाए। जब डील होती है पॉलिटिकल तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई चलो हम ये करेंगे तो वो करेंगे, तो बोले हमारे इन 2 आदमियों को आप बचा दो। बचाने के लिए क्या हुआ होगा ये अनुमान है, और वो ये है कि एमएस रेड्डी के बेटे राघव को ईडी का सरकारी गवाह बना दिया जाए, और वो बाकी खेल में बीजेपी की मदद करें। यानी बादामाफ गवाह अगर आप बन जाओगे तो आप छूट जाओगे,
और इसीलिए उनको 2 महीने पहले अभी जमानत भी मिल गई। राघव को कहानी समझिए। एमएस रेड्डी के बेटे राघव को 2 महीने पहले जमानत मिल गई, वो सरकारी गवाह बन गए और उससे ठीक पहले बीजेपी के साथ में गठबंधन होता है उनका, वाईएसआर का। ठीक है साहब। और राघव के साथ साथ एक और आदमी गवाही देने को तैयार हो जाता है और वो है दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा ऐसे लग रहा है कि मतलब वो गवाही देने के लिए उनका जन्म हुआ है और वादा माफ गवाह बनाने के लिए सरकार ने तय कर लिया है। 3 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत में, स्पेशल कोर्ट में, दिनेश अरोड़ा और राघव ने ईडी का वादा माफ गवाह बनने की जो अर्जी लगाई थी उसको अदालत ने परमिशन दे दी। ईडी का गवाह बनते ही अब संजय सिंह को लपेटने का रास्ता हो गया सावधान। 3 अक्टूबर को अरोड़ा और राघव सरकारी गवाह बनते हैं और अगले ही दिन 4 अक्टूबर को संजय सिंह के यहां छापे पड़ जाते हैं, गिरफ्तारी होती है। 24 घंटे में सारा गेम हो जाता है। अब आप सोचिए कि जो लोग इस मामले में अपराधी थे या आरोपी थे, तगड़े वाले अभियुक्त थे, उन अभियुक्तों में से कुछ वादामाफ गवाह बन जाते हैं और संजय सिंह को लपेट दिया जाता है। गवाही क्या दी है? गवाही ये दी है कि वो संजय सिंह जो है उन्होंने ही सिसोदिया से और मिलवाया था। दूसरा, और भी बहुत तकनीकी चीजें हैं कि पैसा गया पैसा आया, जैसा आज कोर्ट में बहस हुई है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मामला सब जुडिस्ड है। हम इस मामले का एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो सामने आ रहा है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अदालतों को अपना काम करने देना चाहिए। हम गोदी मीडिया की तरह नहीं करेंगे कि हम फैसला ही सुना दें। तो अब क्या होता है, ये मामला जो सामने आता है इसमें यह समझ में आता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को लपेटा जा रहा है। आम आदमी पार्टी को क्यों लपेटा जा रहा है, संजय सिंह को क्यों लपेटा जा रहा है? अगर मैं एक आम आदमी, मेरी नजरिए से अगर आप सोचें, इस सारी जानकारी वानकारी रिसर्च को एक तरफ रख दीजिए, आप भी आम आदमी हैं और आपके साथ भी अगर ये होता है, क्या होता है कि अगर आपकी कहीं पूछ दबी हो, इस देश में एक आदमी था, इस देश का चीफ जस्टिस था, उसके खिलाफ एक महिला कर्मचारी ने उसी सुप्रीम कोर्ट के यौन उत्पीड़न की शिकायत कर दी थी, उसका पूरा रवैया बदल गया था, ये आपने देखा है। इसी तरह से जब जब जिसकी जिसकी जहां जहां फाइल दबी होती है ना, वो पूंछ हिलाता है। संजय सिंह अगर लगातार दहाड़ रहे थे और एक के बाद एक सरकार पर हमला कर रहे थे तो इसका साफ मतलब था कि संजय सिंह निश्चिंत हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला है। संजय सिंह को 1% भी आशंका नहीं थी कि सरकार उनका कुछ बिगाड़ने वाली है, बिगाड़ सकती है। संसद में, संसद के बाहर निरंतर पूरी तरह से ताकत के साथ वो बोलते रहे और जो भी वो तथ्य ला सकते थे वो लाते रहे, रखते रहे और चुनौती भी सरकार को देते रहे। जिस आदमी की, कभी आप संजय सिंह की जगह बैठ के देखना, डायलॉग के लिए आप बोल सकते हो अरे वो तो पॉलिटिक्स है, बचने के लिए बोल रहे हैं। जिस आदमी की जान पे खतरा होता है ना, उसकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन संजय सिंह लगातार बोल रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि ये जो मामला है ना, इस मामले में राजनीति ज्यादा है, लेकिन हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, अदालत इस पे कर रही है। अब हम आते हैं आगे दूसरे मामलों पे। दरअसल मैंने आपको बताया था पहले दिन ही कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ रह नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव, ऐसा मुझे लगता है, राष्ट्रवाद पे लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार का ये चुनाव अब हिंदू पे नहीं लड़ने वाली है, क्योंकि ये जो पिछड़ा वाला मसला आया है, जिसकी जितनी आबादी उतना उसका प्रतिनिधित्व वाला जो नारा है, इसके बाद में हिंदुत्व के नारे पे जाना अपने आप में खतरनाक हो जाएगा। तो मोदी जो है वो अब किस तरह से अपनी छवि लेकर आने वाले हैं, इसको आप समझिए। वो एक योद्धा और वॉरियर के तौर पे आएंगे, राष्ट्र रक्षक के तौर पे वो अपनी छवि पेश करेंगे। एक ऐसा राष्ट्र रक्षक जो राष्ट्र के द्रोहियों का दमन कर रहा है और सीना तानकर उनके सामने खड़ा हुआ है। राष्ट्रद्रोही कौन? भारतीय जनता पार्टी अरवन नक्सल से मिली हुई है लगातार। ये माफ कीजिए, आम आदमी पार्टी, इनके ऊपर ये आरोप लगते रहे ये अरवन नक्सल से मिली हुई है, क्योंकि बहुत सारे वामपंथी भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और वामपंथियों को अरवन नक्सल का तबका दे दिया है इन्होंने। कोई कुछ बोले ना बोले, माने ना माने, ये अरवन नक्सली बोलेंगे,
एक तो वो हो गया मामला। दूसरा, न्यूज़ क्लिक को इसलिए लपेटा गया कि उसमें गौतम अदलखा उसके डायरेक्टर हैं, उनको पहले ही ये एक केस में लपेटे हुए हैं, वो जेल में हैं। और वो केस क्या है? वो केस है अर्बन नक्सल वाला केस, नक्सलवादी गतिविधियों वाला केस। उस केस में भी अभी तक कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप यूपीए जैसा कानून लगा देते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है आदमी के पास बचाव के लिए, उसको जेल भी रहना पड़ता है। वो केस उठा के आया और इतने सारे पत्रकारों को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया, इनकी क्रेडिबिलिटी संदिग्ध कर दी। और ये एक कहानी बार बार कही जा रही है, इस देश के पढ़े लिखे लोग भी रिपीट कर रहे हैं, भाई ये जानकारी मुझे बता दो भैया, ये फेक न्यूज है। ये जानकारी कहां से आई कि चीनी फंडिंग मिल रही थी न्यूज़ क्लिक को? भाई न्यूयॉर्क टाइम्स की जिस खबर के आधार पर आप कह रहे हो कि चीनी फंडिंग मिल रही थी, भैया वो खबर तो कह ही नहीं रही है कि वो आदमी चीनी फंडिंग लाता था। वो ये कह रही है कि वो विचारधारा से, चीन के विचारधारा से उसकी विचारधारा मिलती थी। वो युद्ध विरोधियों के खिलाफ होता था। वो कहता था कि आप जो युद्ध करते हो चीन के खिलाफ, जो आप कोल्ड वॉर करते हो या यूक्रेन का युद्ध करते हो या दुनिया में युद्ध करते हो, इन युद्ध और राष्ट्रवाद की बातों के बीच में जो आम ये न्यूयॉर्क टाइम्स से बता रहा हूं मैं, गरीब के मसले जो हैं, जो वहां के लोग हैं, आम लोग हैं, उनके मसले दब जाते हैं। और आप ये व्यर्थ का जो कोल्ड वॉर वगैरह में जनता को उलझाए रहते हो। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो पूंजीवादी सिस्टम के कारण उसका सारा धन पशुओं के पास में है। और जो गरीब गुरबे हैं अमेरिका के, हमारे यहाँ के मिडिल क्लास को नहीं दिखेगा क्योंकि वो तो एक अलग ही क्लास में जब वो जाते हैं तो, लेकिन वो जो वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, दूसरे लोग हैं, और दूसरी समस्याएं, जैसे महंगाई की समस्या अमेरिका भी झेल रहा था। अभी की समस्या है कि केविन मैकार्थी को, वहाँ के जो स्पीकर, उसको हटाया गया। इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका में सरकार चलाने के लिए पैसे देने के से संसद ने इनकार कर दिया था और वो बार बार शट डाउन हो जाता है अमेरिका में। उनके पास में जो पैसे हैं वो पैसे जनता के लिए बचे ही नहीं है। ब्याज लगातार बढ़ाना पड़ रहा है अमेरिका को। तो अब ये सारी बातें अगर लोग करेंगे, इस बीच में कितना अच्छा है कि चीन हमारा दुश्मन है, उसके साथ तनाव करते हैं। तो ये सब बातें वो जो आदमी है नोबेल रॉय सिंघम, वो आदमी करता है। और जब वो आदमी ये बातें करता है तो इसी आधार पर उसको ये कहा गया कि इसकी विचारधारा चीन से मिलती है, ये चीन का एजेंडा चलाता है। लेकिन वो चीन के पैसे लाता है, चीन से ब्रीफिंग लेता है। अभी एक आरोप इन्होंने लगाया कि नक्शा एक बनाया था इन्होंने, न्यूज़ क्लिक वालों ने इनको एक नक्शा बनाने को कहा गया था जिसने अरुणाचल को चीन में दिखाया जाए। और ये जो बाकी लद्दाख जो भी विवादास्पद ऐसा क्या, तो भैया एक नक्शा बनाने के लिए कोई करोड़ों रुपए क्यों देगा? चीन में एक से एक आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, अभी बोलोगे घंटे में बना के उनको दे देंगे। न्यूज़ क्लिक ने ऐसा कोई नक्शा तो प्रकाशित नहीं किया। या न्यूज़ क्लिक का जो कहना है कि उसका हमेशा का जितना भी उसने जो प्रकाशित किया वो तो सबके सामने है, उसमें कौन सा चाइनीज एजेंडा है? तो इस तरह से क्या है कि जब आप चीनी फंडिंग की बात करेंगे तो ये मैसेज देंगे कि ये देखिए, एक देश के दुश्मनों का एक बहुत बड़ा समूह है जो अर्बन नक्सल्स है, मोदी जी कह चुके हैं, जो वामपंथी हैं, ये सब लोग मिलके देश के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मोदी में दम है, इसने खदेड़ लिया, कांग्रेस तो इन्हीं से मिली हुई है। इसके साथ साथ सीए आंदोलन के लिए भी एक नई थ्योरी निकाल के ला रहे हैं कि जो महिलाओं का सीए के खिलाफ आंदोलन था, उस आंदोलन में पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन मदद कर रहा था। उस आतंकवादी संगठन का भी इनके साथ रिश्ता जोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, दिल्ली के दंगों को लेकर भी जो जिन लोगों से पूछताछ की गई, इन सबसे पूछा गया, आपने दिल्ली के दंगे कवर किए थे? दिल्ली के दंगे कवर किए थे ताकि दिल्ली में दंगे की आग भड़काने का आरोप लगा के भी ये इस देश में तनाव फैला रहे हैं, ये एक नैरेटिव बना दिया जाए। तो सब मिला के एक सीन बन रहा है और वो ये बन रहा है कि ये जितने लोग हैं ये सब देश के दुश्मन हैं और देश का एक ही आदमी जो रक्षक है वो मोदी जी हैं। इस नैरेटिव को स्थापित करने के लिए आपको समाज के अंदर ये धारणा बनानी पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी के पास और कौन सी चीजें जिस पर वोट मांग लें। वो रोजगार के मसले पे क्या हाल है आपको पता है, महंगाई के मसले पे क्या हाल है आपको पता है, गैस सिलेंडर अभी आपने जो
जो उनकी वो जो सब्सिडी वाली योजना है उसमें थोड़ा सस्ता किया है, 200 रुपये कम किए उसके दाम। तो महंगाई तो सब तरफ से है, उस पर कोई रोक नहीं है। खुद भारत के अपने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होने से दुनिया के 100 करोड़ लोग, पेट्रोल डीजल महंगा होने से गरीबी की तरफ धकेल दिए गए हैं। ये किसी और का बयान नहीं है, हरदीप सिंह पुरी का बयान है, जो पेट्रोलियम मंत्री मोदी सरकार के, और इसी हफ्ते में दिया है। तो भैया इतने समय से पेट्रोल का दाम जब बहुत ज्यादा कच्चा तेल सस्ता हो रहा था तब कम क्यों नहीं किया आपने? और अब वो 100 रुपए पहुंचने वाला है तो आप ये सब बातें कर रहे हो, बयान दे रहे हो कि नहीं बढ़ना चाहिए पेट्रोल का दाम, गरीबी की रेखा के पीछे लोग धकेल दिए जाते हैं। इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी हो रहा है उसको आप अगर समझें तो ये सीधे सीधे ये है कि कोई और मुद्दा बचा नहीं है। एक मुद्दा बचता है हिंदू मुसलमान का। वो हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा, पिछड़े वाला जो नैरेटिव आया है उसमें दब गया है। फिर भी कोशिश होगी हिंदू स्वाभिमान को जगाने की। 11% तो आंकड़ा है ही। कुछ बैकवर्ड क्लास में लोग, जो अपर वाला बैकवर्ड क्लास है, उसमें भी कुछ लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन जो पिछली बार का एक तगड़ा वाला कंसोलिडेशन था हिंदू का, वो तो नहीं बन पाएगा। तो रास्ता क्या बचता है? मोदी जी किस नाम पे? पिछले चुनाव पे पुलवामा में भी देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे मजबूती बनी थी। अब राष्ट्रवाद के नाम पे ही ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जो हत्या हुई है कनाडा में निज्जर की, उसको भारत में सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया गया है। वो एक आतंकवादी का बेटा खो गया पाकिस्तान में, उसको भी ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इसी तरह से जो वहां बम धमाके हुए हैं उसको भी कुछ लोग ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, देखा 56 इंची। तो ये सारी चीजें मिला के एक नैरेटिव को स्ट्रांग करने की कोशिश हो रही है। उस पूरे नैरेटिव में ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भैया जो आपको जो नैरेटिव करना है पॉलिटिकली करो, भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों से करो। इस देश की सरकार, इस देश की पुलिस, इस देश की फौज, अब बताइए आप नेशनलिज्म के लिए पूरे देश में एयर शो करा रहे हैं ताकि हमारे एयरफोर्स की ताकत हमारे देश की जनता देख सके। जनता थोड़ी देख रही है। वो एयरफोर्स की ताकत जनता को दिखाई जा रही है। इससे पहले भी एयरफोर्स था, एयर शो होते थे, लेकिन ऐसे देशव्यापी आयोजन हो, जगह जगह राष्ट्रपति जाएं, तरह तरह की चीजें हो रही। भोपाल में हुआ, अब प्रयागराज में हो रहा है, जो पहले इलाहाबाद था, वो किए जा रहे हैं। हर तरफ जो है ना वो इसी तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये सारे नैरेटिव भी जो है ना, जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, ये नैरेटिव भी एक ही जगह ले जा रहे हैं। हर चीज से एक चीज साबित करने की कोशिश हो रही है कि मोदी जी बहुत बड़े देशभक्त हैं। देखिए देश की सेना का गर्व से, जैसे पहले एक फैला दिया था, सेना को खुला छूट दे दी गई है, अपना एक्शन खुद लो, इससे पहले नहीं थी। इसका कोई कहीं भी प्रमाण नहीं था, ये सोशल मीडिया का एक वो था। इस तरह की चीजें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। 2024 में अब एक देशभक्त से सारे देशद्रोही, तथाकथित देशद्रोहियों का मुकाबला होगा। ये एक पूरा का पूरा गढ़ा जा रहा है। सबके ऊपर आरोप लगेंगे, सब लोग पकड़े जाएंगे, बहुत सारे लोग, सब लोग तो नहीं करें जी, बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। सबके विदेशी एसोसिएशन, विदेशों से संबंध, इस तरह की बातें कही जाएंगी, उनके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। और उस पूरी चीज़ों के बीच में ये बताने की कोशिश की जाएगी कि इस धरती का एक ही लाल, एक ही देशभक्त बचा हुआ है। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है ये देश के संसाधनों से नहीं होना चाहिए। एयरफोर्स का जो रोड शो है वो भले ही आपकी नीयत सही हो, लेकिन वो जब होता है तो एक संदेश जाता है, वो देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की ट्रेन है, उसका ज़रूरत से ज़्यादा उदाहरण देना, फ्लॉन्टिंग करना, ये करना, और यहाँ तक कि जिस दिन पुलवामा उसके दूसरे दिन भी झंडी दिखाना, एक सरकार की उपलब्धि से ज़्यादा देश के रिसोर्सेस के साथ पीआर एक्सरसाइज, हर चीज़ को इवेंट बना देना। G20 में आपने 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं सिर्फ इवेंट बनाने के लिए, और सबसे ज़्यादा फोटो के लिए एक ही आदमी के फोटो लगे हुए थे। तो जो देश के संसाधन है, आप देखिए ये वर्ल्ड कप क्रिकेट वाला मामला है, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, एसोसिएटेड प्रेस ने भी ये छापा है, अल जजीरा ने भी छापा है कि भारत की सरकार क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। वहां पे भी
भारत जीत के आएगा। अब पूरी कोशिश होगी भारत ही जीते, अगर पाकिस्तान से हार गया तो उल्टा मामला हो सकता है, इसलिए सारी कोशिश होगी पाकिस्तान जीत ही ना पाए। और अब ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही चलने वाली, इसमें लोग लपेटे जाने वाले हैं और ये बहुत दुखद अध्याय है, क्योंकि हमारे देश की अपनी चीज़ें, जो देश की चीज़ें हैं, उस गल्ले पे जिसको बिठाया गया है उसको देश चलाने के लिए उठाया गया है, और वो पूरे देश को चलाने के बजाय देश के संसाधनों को देश चलाने से ज़्यादा अपने आप को चमकाने में और अपने लिए उस देश के संसाधनों का इस्तेमाल करने में ध्यान दे रहा है, वहीं जोर दे रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।